ये कैसे मुमकिन है कि आप जिस लोगों के बीच में रहते हैं, जिस जबान बोले, उनके बारे में आप न जाने? आप उनके बिहेवियर को कैसे समझेंगे जब तक न जाने? और अब जैसे जैसे भारतीय समाज उसको जानने लगा है, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। उसका भी जिक्र मैंने कभी नहीं किया। और जिन लोगों ने मेरे घर में घुस के आग लगाई, लूटपाट की, वो ढाबे पे जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल में था तो बैठते थे मेरे साथ, और मेरी आंखों में उनकी तस्वीर फोटो फ्रेम की तरह बसी हुई है आज भी। और जब वो बैठते थे तो वो कहते थे कि अरे बाहर से लोग आए थे पुष्पित, तो मेरा दिल करता था कि यहीं पे उसको पटक के मारूं मैं इसको, कि बाहर से आए थे लोग। लेकिन मैं कहता था हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बाहर से लोग आए थे। तो मैंने मुझे मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे देखो, तो मैंने कहा मैं तुमसे बड़ा झूठ बोलूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने कहा कि अच्छन भाई वो सब बाहर से ही आए थे। और अच्छन भाई को मैंने देखा, वो मेरे घर में घुसे, कैसे उन्होंने घड़ी चुराई, कैसे उन्होंने वहां एक मुसलमान हमारे वालिद साहब के दोस्त आए, कैसे उनको पीटा उन्होंने। मैंने बिल्कुल भुला दिया, मैंने कहा आप थे ही नहीं, मैंने एहसास ही नहीं कराया। तो आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारा तो कुछ एहसास अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वैसे ही था। हमने तो कभी पूजा नहीं की, मंदिर नहीं था, हमने तो कभी तिलक नहीं लगाया, क्योंकि हमें ये एहसास ही नहीं था। ये जरूर था कि कहते कि यस नो ये सब नहीं करना है हमें, और वो हमारे सबकॉन्शियस में चला गया, इसलिए कभी हमने किया भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता, मेरे लिए तो ऐसा था कि फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टू पाकिस्तान, जितनी मक्कारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थी, उससे 2000 गुना पाकिस्तान में थी। लेकिन हमारी ट्रेनिंग एएमयू में हो गई थी, इसलिए हम वहां रहे, और हमारा इंटरेस्ट ये था कि टू अंडरस्टैंड व्हाट पाकिस्तान इज, और उसको जाने, उसको समझें। तो पाकिस्तान को भी आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट ए नेशन। पाकिस्तान मीन्स पंजाब, और पंजाब मीन्स आर्मी। उस माहौल में आपकी पूरी तरबियत होती है, आप पलते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको दो मौके मिलते हैं। या तो आप उसमें उस पूरी मेजॉरिटी का जो एटीट्यूड है उसके साथ कंप्रोमाइज कर लें, या आप हर बात को समझने की कोशिश करें, हाउ दे बिहेव, व्हाई दे बिहेव, व्हाट इज देयर एजेंडा, हाउ दे टॉक, हाउ दे कन्वे। तो फिर वो आपको जब ये सोचने लगते हैं, तो आप धीरे 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 ये एहसास नहीं कराते किसी को कि आप शायद यहां से अलग हैं, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि हाँ आप यहां नंबर में सबसे कम है, लिहाजा आपको अगर इसमें सरवाइव करना है तो आपको इनसे ज्यादा परफॉर्म करना है। जैसे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की रोलर स्केटिंग टीम में रहा, अच्छा, नेशनल खेले, तो ये लगता था उस वक्त कि अगर मैं सारे लड़कों से ज्यादा परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे लिए यहां उस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं होगी कि अगर मैं 19 होऊंगा खिलाड़ी तो मुझे टीम में जगह मिलेगी। तो मुझे जो लड़के 19 खेलते थे, मुझे 40 पे जाकर के अपना परफॉर्मेंस उनको शो करना पड़ता था। तो दे कांट अवॉइड मी बिकॉज आई बिकम ए देयर नेसेसिटी। भाई पुष्पेन को रखना है टीम में, अब ये हिंदू है तो भी रखना है, हम नहीं चाहते हैं तब भी रखना है, क्योंकि टीम को जिताने में अगर इसका इंपॉर्टेंट रोल है, यू कांट इग्नोर दैट वे। तो वहां जितने भी लोग रहे, उनकी वो एक एटीट्यूड में आया कि हमें बेटर परफॉर्म करना है। और लेकिन क्योंकि हम उन अकेले हिंदुओं में से थे जो कैंपस के अंदर पैदा हुए, कैंपस में ही रहे, फादर वहां रहे, बड़े भाई बड़ी सिस्टर सब लोग जो वहां से पढ़े, तो एक सिस्टम में आ गया। अजान क्या होती है, नमाज क्या होती है, शरिया क्या होता है, हदीस क्या होता है। तो आप उसको जीते रहे। फिर हम जब दिल्ली आए, दिल्ली में पत्रकारिता शुरू की, तो यहाँ एक अलग किस्म का स्ट्रगल था, यहाँ एक दूसरे किस्म के नैरेटिव थे। और धीरे धीरे जो जैसे मैं उर्दू बहुत बोलता था, मेरी जबान उर्दू थी, तो मैं जब दिल्ली में बातचीत करता था तो बात में मेरे मुंह से खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, ये सब निकलता था। तो मुझे कभी उसके ऊपर कोई एहसास कमतरी या मुझे कोई इस किस्म का कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि ये जगह नहीं है, दिस इज नॉट द प्लेस। यहाँ की एक अलग ग्रामर है, उसको सीखनी पड़ेगी। लेकिन आखिर में मैंने देखा कि इंग्लिश तो सभी बोलते हैं, और इंग्लिश का जर्नलिज्म में मुझसे ज्यादा बड़े धुरंधर पड़े हुए थे, और हिंदी जर्नलिज्म में भी बड़े बड़े नाम थे। तो आखिर आते जब मैं कुछ अखबारों में काम कर चुका था, देश के टेलीविजन में काम कर चुका, जब लास्ट मैंने बीबीसी में काम किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि जब तक आपके पास जबान का कोई स्पेशलिटी ऐसी हो जो कम लोगों के पास हो, तो आपका वो वेपन बन सकता है। तो जो उर्दू मेरी वीकनेस हो गई थी, वो मेरी वेपन बना। और आपने ये जो सवाल पूछा कि वहां से निकलने के बाद ये जो सनातन का जो मैं आज बोलता हूं, इसका ट्रांजैक्शन क्या है, मुझे लगता है कि इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर मैं दिल्ली में आया तो पत्रकारिता का खोखलापन, इंटेलेक्चुअल्स की बैंकरप्सी, हाँ,
और एक खास बात कहने पे ही लोग आपको क्या दानिश्वर आदमी है, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी, एक खास नैरेटिव वालों को यहाँ दानिश्वर कहा जाता था। तो मुझे लगता था यार ये तो बात समझ में नहीं आई कि यहाँ झूठ बोलो और झूठ को छुपा करके उसके ऊपर चांदी के बर्फ लगा करके बेचो तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, और आप स्ट्रेट अवे सीधी बात कहें तो लोग अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाते। उनको लगता है नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, इतना हार्श, इतना स्ट्रेट अवे नहीं हो सकते। लेकिन इस बीच में यह भी सच्चाई है कि मैंने ये महसूस किया कि यहां जो है हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व की राजनीति है या हिंदुत्व शब्द को मुझे लगा कि इतना बिगाड़ दिया गया कि मुझे लगा कि अब इस हिंदुत्व के बारे में बात करना भी यहां पे एक खास किस्म की वो हो जाती है। लिहाजा मुझे लगा कि अब जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो पता चला जैसा अब वैलेंटाइन डे के ऊपर कुछ हिंदूवादी लोग जो हैं वो लड़के लड़कियों को पीट रहे हैं, एक ऐसी निगेटिव छवि बनी। और उस छवि बनाने में हमारे जो लेफ्टिस्ट थे, जो सेकुलरिस्ट थे, उन्होंने एक छोटी सी घटना को भी बड़ा करके दिखाना शुरू किया। बट मुझे ये लगा कि हिंदुत्व की राजनीति में जो सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट था, एक तो राजनीति हो सकती है और एक सोशल मूवमेंट हो सकता है। तो मैंने सोशल मूवमेंट में भी ये वैक्यूम देखा और पॉलिटिक्स में भी ये मूवमेंट देखा कि आप हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो एक नैरेटिव बन गया था, हिंदुत्व मीन्स कंजर्वेटिव, हिंदुत्व मीन्स बैकवर्ड, हिंदुत्व मीन इज एक तरीके से कह सकते हैं कि पाखंड और हाँ। मंदिर, ये तमाम एक ऐसा लगता था कि जैसे इसके प्रति लोगों में एक दूरी है और लोग उसको चाहते नहीं है। तब मैंने रियलाइज किया कि आखिर हिंदुत्व क्या है। तो हिंदुत्व की डेफिनेशन तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी बता रही है। ये दुनिया का पहला कोर्ट है कि जहां किसी मजहब की या धर्म की डेफिनेशन भी सुप्रीम कोर्ट बताता है और हम उस हिसाब से चलने लगते हैं। सो व्हाट आई रियलाइज ओवर द टाइम कि हमारे यहाँ हर आदमी सनातन सनातन की बात करता था। तो हमारे साथियों में हमारे दोस्त भी कह लीजिए, बड़े भी हैं, ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, कर्नल RSN सिंह जो है इस वक्त रॉ के पूर्व डायरेक्टर थे और फिर वो रिटायर हुए। तो एक बार उन्होंने बातचीत में कहा कि भाई देखो, ये जो सनातन है इसको हमारे देश में समझा नहीं गया, और हमारे यहाँ हजारों सारे मठ बने हुए हैं, बहुत सारे संत हैं, लेकिन उन सब को भी मैंने देखा कि ये, सॉरी टू से, इट मे बी सम पीपल फील बैड अबाउट इट, बट मोरलेस मेरा कहना यह है कि सबने अपनी अपनी दुकानें बना रखी है। किसी ने भी आज की बदलती जनरेशन को, जो लड़का यूथ है, जो इंटरनेट सेवी है, जो शाम को गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमता है, जो तमाम सारी जिंदगी की चीजें होती है वो करता है, इज ए नेचुरल गाय। तो हमने उसके को कनेक्ट करने के लिए उसकी भाषा, उसकी जबान या उसकी लैंग्वेज में उसे कुछ कन्वे नहीं करा। हम वही आप उससे मतलब 100 साल पुरानी बातें वही कह रहे हैं जो उसकी समझ से बाहर है, उसकी समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। तब मुझे लगा कि मैं एक उस जनरेशन का हूं जिसने वो भी देखा, जिसने बैलगाड़ी भी देखी, जिसने तांगा भी देखा, जिसने कुआं भी देखा, जिसने बम्बा भी देखा, जिसने एक तरीके से अखबार देखा, एक आध छपता था, आज अखबार के होते होते इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, और फिर आज हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी जनरेशन जो मानते हैं वो सबसे रिच जनरेशन है। हाँ। पास्ट का इतना चीजें उसने देखी और फिर उस आज के दौर की चीजों से कनेक्ट। तब मुझे लगा कि आज के युवा से अगर आपको बात करनी है तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट, एंड यू डोंट गिव लॉन्ग लेक्चर्स। तो मैं अगर उसको हिंदी में कहता हूं तो आपके जो जितने भी प्रयास हैं, उन प्रयासों में मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर सच में आज के सनातनी हिंदू को, अगर उसके गौरवशाली इतिहास को बहुत क्रिप्स लैंग्वेज में, बहुत चंद शब्दों में उसको समझाया जाए, और उसके अंदर जो सालों का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है अपनी सभ्यता के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पुरुषार्थ के, तो धीरे 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 मैंने उन बातों को कुछ इस अंदाज में कहा, जो मैं बड़े देसी अंदाज में कहता हूं कि मैंने सत्तू को मैगी की तरह बेचा। हाँ। और मुझे लगा कि ये इसी अंदाज में खाएगा, इसको बहुत लंबा ज्ञान मत दो। एक बार इसके दिमाग में सही बात चली गई, और क्योंकि कम्युनिकेशन का दौर है तो इनके पास में इतना सारा रिसोर्सेज है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि पुष्पेंद्र साहब क्या बोल रहे हैं और दीपेन जी क्या बोल रहे हैं,
जब तक हम बोलेंगे इतनी देर में वो चेक कर लेगा वेदर ही इज लाइंग और ही इज करेक्ट। जी, सो सही बात है। इसके सामने यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, यू हैव टू गिव रेफरेंस। और स्पेशली मैंने डेलिबरेटली एक ये काम किया दीपेन भाई, कि जितनी भी राइट विंगर्स ने किताबें लिखी हैं, जितनी भी लिखी हैं, मैंने उनको छुआ नहीं, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि राइट विंगर्स किताबें लिखी लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी, जो सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी आप कह सकते हैं, कि वो भी मार्केट में नहीं बनी, क्योंकि इनका नैरेटिव ही नहीं है। लेफ्ट ने और इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से एजुकेशन में एक नैरेटिव बनाया, तो आप जैसी राइट विंग की बात करेंगे लोग देखिए साहब, अरे साहब देखिए ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो हाँ, र्यूमर हाँ। क्रिएट करते हैं। तो जी, मुझे जी, लगा कि यार इसका सहारा मत लो। तो मैंने जितने भी लेफ्टिस्टों ने किताब लिखी थी, जितने भी कांग्रेसियों ने किताब लिखी थी, यानी वो लोग जो एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी या एंटी सो कॉल्ड राइट विंग थे, मैंने उनकी किताबों का जिक्र किया। और फिर उनका जिक्र करके पेज नंबर, किताब का नाम, इवन पैराग्राफ तक इसलिए बताया कि वो जो मैगी खाने वाला बच्चा है वो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेगा, इसलिए टू दी पॉइंट उसको वहां तक पहुंचा दो। तो मुझे लगा कि एक जो 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 सनातन है ना, दिस गिव यू लॉट ऑफ प्राइड कि आप सनातन क्या है। और फिर मैंने कुछ कुछ चीजें ढूंढी कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, फिर क्या क्या गलत नैरेटिव बने। तो इस तरीके से मुझे लगा कि जो शायद मेरी जिंदगी जहां मैं शुरू हुआ था, जहां मैं पैदा हुआ था, उसका असली मकसद वही है जो मैं आज कर रहा हूं। बाकी सी बीच की जिंदगी तो खाना पीना, रोटी दाल चावल, ये सब जो आदमी कमाता है जिंदगी जीने के लिए, वो था। तो ये मुझे लगा कि 25-26 साल कैरियर के बाद फिर मुझे आकर के मैं जब बोलूंगा तो लोगों को लगेगा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, मैं बेरोजगार हिंदू नहीं हूं जिसे राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ दुकान खड़ी करनी है, कुछ कमाना है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूं, तथ्यों के साथ कहता हूं। और कोई बात मुझे गाली भी देता है तो मैं उससे कहता हूं कि दोबारा से कुरान पढ़ो अगर तुम मुसलमान हो। अगर कोई हिंदू है तो मैं कहता हूं जाके पता करो कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, ये मंदिर की संस्कृति कब आई, तुम हो कौन। तो उससे धीरे धीरे उसको लगने लगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, अगर आप मुझसे कहें कि मैं कोई प्रख्यात पंडित हूं सनातन पे, मैं नहीं हूं। लेकिन मैंने वही कहा कि आपको आज की जनरेशन को समझाने के लिए किसी चीज का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप जितनी बात कहें उतनी तथ्यों पे कहें। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था। लेकिन दिल्ली के जीवन में 25 साल में जो पाखंड मैंने देखा, अच्छा। सब तरफ का पाखंड देखा मैंने, तो मुझे लगा नहीं यार, कुछ करना चाहिए। और उसमें आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मिस्टर RSN सिंह के इन तमाम लोगों ने मेरे अंदर वो चीज पाई और फिर उन्होंने कहा कि पुष्पेंद्र तुम्हें इस पे बोलना चाहिए। तो फिर वो उर्दू की बैकग्राउंड, फिर वो इस्लाम की बैकग्राउंड, फिर वो कुरान की बैकग्राउंड, तो जो चीजें वन ऑफ द मोस्ट अनइम्पोर्टेंट थी मेरी लाइफ में, आज में वही मेरे वेपन है। और तथ्यों के साथ बोलता हूं ताकि मैं अपनी बात कहूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी के खिलाफ हथियार उठाने की बात नहीं करता। मैं सनातनियों को यह समझा रहा हूं कि तुम अपने पास्ट को जिस दिन जान जाओगे, तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो लोग तुम्हें डरा रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं। इनके बाप दादे नाना दादी डरे हुए थे, तभी इन्होंने धर्म जैसा समुद्र छोड़ के मजहब जैसी नाली को इख्तियार कर लिया। और इसीलिए ये जो डरे हुए लोग हैं, ये तुम्हें डरा रहे हैं। और तुम्हारा इतिहास क्या है? जब मैं ये बोलता हूं तो उसके अंदर एक गर्व की फीलिंग होती है कि यार ये आदमी सच बात बता रहा है। हमारे तो पूर्वज क्या थे और हमें क्या बताया गया है। तो समहाउ मुझे सिर्फ इतना ही कनेक्ट करना है कि उनके दिमाग में अपने पास्ट के प्रति जो कंफ्यूजन है, जो मिसगिविंग है, जो मिस इंफॉर्मेशन है, वो करेक्ट हो जाए। मुझे लगता है कि जब आप ये ठीक कर देते हैं ना जहनी तौर पे किसी को, तो वो चलता फिरता न्यूक्लियर बम हो जाता है। दैट इज माई जॉब। उस डिस्क्रिमिनेशन को मैंने अपना हथियार बनाया। और हमारे तो सारे बड़े भाई बड़ी बहनें सब वहीं पढ़े। लेकिन जिन जगह से आप भागते हैं, अगर आप उसी जगह खड़े होकर के डट के खड़े हो जाएं, तो फिर आपको जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको स्ट्रेंथ देता है। फिर आपको उससे लेकर के ये डर नहीं लगता है कि यार मेरे साथ ये हो गया। यू नो, आप क्राई करते रहे, लेकिन उससे चीजें तो बदल नहीं सकती थी। ना मेरे पिताजी, ना मेरे बहन, ना भाई, वो सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी छोड़ के नहीं आ सकते थे। तो व्हाट आई डिड इन होल ऑफ माय फैमिली, वी हैव ए लार्ज फैमिली, तो उसमें से आई वाज द ओनली वन कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल सिस्टम में बैठना उठना, पॉलिटिकल स्पीचों को सुनना, उन नेताओं के बीच में जाकर के रात के 4-4 बजे तक ढाबों पे बैठना, तो उससे बड़ी चीजें समझने में आसानी हुई। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर तब्दीली नहीं आई, बल्कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ
उस डिस्क्रिमिनेशन को मैंने ही झुठला दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है सर मेरे साथ। अब उनकी वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, तब भी मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं यार, इफ आई एम नॉट फिट हाउ कैन आई प्ले, इफ आई एम नॉट कॉम्पिटेंट एनफ हाउ कैन यू आई कैन आस्क भाई मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मैं इंजीनियरिंग में बैठे नहीं तो मेरा एडमिशन क्यों होगा यार। बल्कि मैं तो ये कहता था कि यार ये तो बड़ा आसान है, यहाँ पे तो जाके सलाम करो कि अब्बा ने भेजा है, वालेकुम प्रोफेसर साहब से को, तो चचा ने भेजा, अच्छा ठीक है, तो 20 में से 18 मिल जाते थे। तो मैंने उस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कभी किसी को एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं ये फील करता हूं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और हो रहा था। लेकिन उसको हथियार बनाया मैंने कंटिन्यूअसली। उसको मैंने कहीं ये चेहरे पे या अपने मूवमेंट में कभी नहीं कहा नहीं साहब मैं बड़ा डरा हुआ हूं और दहशत। और जबकि 79 में घटना घटी थी कि कैंपस के अंदर तमाम वायलेंस हुआ था बहुत बड़े लेवल पे, तो उसका भी जिक्र मैंने कभी नहीं किया। और जिन लोगों ने मेरे घर में घुस के आग लगाई, लूटपाट की, वो ढाबे पे जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल में था तो बैठते थे मेरे साथ, और मेरी आंखों में उनकी तस्वीर फोटो फ्रेम की तरह बसी हुई आज भी। और जब वो बैठते थे तो वो कहते थे कि अरे बाहर से लोग आए थे पुष्पेंद्र, तो मेरा दिल करता था कि यहीं पे उसको पटक के मारूं मैं इसको, अच्छा। कि बाहर से आए थे लोग। लेकिन मैं कहता था हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बाहर से लोग आए थे। तो मैंने मुझे मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है मुझे देखो, तो मैंने कहा मैं तुमसे बड़ा झूठ बोलूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छन भाई वो सब बाहर से ही आए थे, और अच्छन भाई को मैंने देखा वो मेरे घर में घुसे, कैसे उन्होंने घड़ी चुराई, कैसे उन्होंने वहां एक मुसलमान हमारे वालिद साहब के दोस्त आए, कैसे उनको पीटा उन्होंने, मैंने बिल्कुल भुला दिया। मैंने कहा आप थे ही नहीं, मैंने एहसास ही नहीं कराया। सो आप कह सकते हैं कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको मैंने कभी हावी नहीं होने दिया, वो रहा। और अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो मेरी तो बहनें टॉपर थी, पीएचडी में टॉपर थी, तो जो थर्ड क्लास उनकी क्लासमेट थी, क्योंकि उनके पिताजी वहां यूनिवर्सिटीज में अपने अपने पौधे, उनके बच्चों की सबकी वहां नौकरियां लगी, सब प्रोफेसर रीडर हुए। लेकिन हमारी फैमिली में से एक भी, मेरे चारों भाई इंजीनियर थे, मेरी चारों बहनें आज कोई गढ़वाल यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई है, कोई देहरादून यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई है, और मेरी यंगेस्ट सिस्टर शी इज स्टिल असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स। लेकिन उसके लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जगह नहीं थी, क्योंकि वहां उसके लिए जो होना था वो नहीं हो सकती थी वो। तो कुछ लोगों को रखते हैं नमूने के तौर पे कि दिखाने के लिए, देखिए साहब हमारा सेकुलरिज्म जिंदा है, तो वहां स्वीपर आपको सारे हिंदू मिलेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है, पाकिस्तान में तो बाकायदा एक विज्ञापन निकलता है कि यहाँ के बाल्मीकियों और दलितों को तकलीफ न दी जाए, हमारी गंदगी कौन साफ करेगा। और वही सेम जो भारत के अंदर एक सूबा था कश्मीर, जहां मुसलमानों की मेजोरिटी थी, वहां 1957 में 200 दलितों को लाया गया, वाल्मीकियों को लाया गया, और कहा कि सिर्फ ये हमारी गंदगी साफ करेंगे। इनको उन्होंने नौकरी दी लेकिन नागरिकता नहीं दी। लेकिन जीवन पिछले 50-60 साल से वो लगातार गंदगी साफ करते रहे, और वहां के संविधान में ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया गया कि ये यहाँ रहेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन सिर्फ नौकरी हमारी सफाई की करेंगे और नहीं करेंगे। सो दैट इज मतलब वो जहन का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए बहुत सारी चीजें जो सुनी थी, जो पढ़ी थी, जो देखी थी, अब क्योंकि उस वक्त स्टूडेंट टाइम में इतना पैसा भी नहीं होता कि आप भारी भारी किताबें खरीदें, तो आप आज मेरी मेज पे देखेंगे, आप जो किताब कहिए अवेलेबल है। आज हर किताब को पढ़ता हूं जो मैंने वहां सुनी कि ये किताब उनकी लिखी थी, ये उन्होंने लिखी थी, ये उसमें क्या लिखा था, आज पढ़ते पढ़ते उन सारे रेफरेंसेस के साथ में अपनी बात कहता हूं। तो ये कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एक हिंदूवादी हो गया, मैं आज भी कहता हूं हिंदूवादी। मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ा सा, मतलब मेरे साथ कोई, आप बहुत जाति कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश का इतिहास सही पता होना चाहिए। अगर आपको भी अपने पिता का नाम नहीं पता, दादा का नाम नहीं पता, नाना का नाम नहीं पता, और कोई आपको ये पढ़ाए कि तुम्हारे नाना जो थे वो हमारे गुलाम थे, दादा हमारे नौकर थे, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बैठ जाएगा। आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा कि आप इक्वलिटी से बात कर पाए। तो ये जो झूठ मक्कारी, और वो भारत के अंदर मौलाना आजाद जैसे आदमी का नाम तक छुपाया गया, भी उनका पूरा नाम ही नहीं बताया गया मौलाना आजाद का।